हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइव आइए और एक बार क्लियर कीजिए कि सब चीज़ ठीक है ना। आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है ना। जहाँ तक तो हम देख पा रहे हैं सब चीज़ क्लियर है। तो बाबू एक बार आप लोग वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास में ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के सब्जेक्टिव का। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना आपको याद करवा देंगे। यहीं के यहीं मेरा मोटिव यही होता है कि क्लास में ही आपको याद हो जाए, यानी इतना अच्छे से आपको समझाएं कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाए। क्योंकि टाइम कम है, रटने से कुछ फायदा है नहीं, फटाफट से याद करवा देंगे क्लासरूम में। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पीडीएफ भी आज आपको मिलने वाला है। तो पीडीएफ यहाँ पे देख लीजिए कैसे डाउनलोड करना है, हम आपको बताते हैं यहाँ पे कि पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं बाबू लाइक कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिएगा। उसके बाद से जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके क्या कीजिए, फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो चलिए बाबू, बिना किसी देरी के हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको समझा देंगे, ताकि आपको याद ना करना पड़े। तो आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन कि क्या चार्ज करने के बाद किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यानी बढ़ता है कि घटता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि क्या चार्ज देने पर किसी भी पिंड का द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या द्रव्यमान में बदलाव क्या आएगा, यही ना क्वेश्चन है। तो बाबू हम आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं कि आप जब भी किसी वस्तु पे चार्ज दिया जाता है तो उसका यहाँ पे क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। आप लोग ही आंसर देते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि यहाँ पे जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब वो किसी वस्तु पे चार्ज किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो आप बताते हैं कि बढ़ भी सकता है सर जी, घट भी सकता है। ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका आपको नहीं पता होगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आए आपके एग्जाम में कि क्या चार्ज करने के बाद किसी पिंड का द्रव्यमान बदल जाएगा, ये अगर क्वेश्चन आए तब यहाँ पे आपको बताना है, लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी पिंड की चार्ज, यहाँ आप देखिए चार्जिंग इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। ये तो आपको पता है ना कि किसी भी वस्तु पे चार्ज का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। किसी भी वस्तु पे, किसी भी पिंड पे चार्ज का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे लिखिए, इसलिए यदि कोई पिंड ऋणात्मक आवेश, यानी जिस पे निगेटिव चार्ज जाएगा वो आवेशित हो जाता है, जिस पे निगेटिव चार्ज जाता है वो आवेशित हो जाता है और वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे समझिएगा बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि क्या चार्ज करने के बाद किसी पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाएगा यानी बदल जाएगा, यानी क्या प्रभाव पड़ता है। यानी तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी पिंड पे चार्जिंग का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो देखिए, जिस पे ऋण, यहाँ देखिए जिस पे माइनस इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिस पे ऋण आवेश जाएगा वो आवेशित हो जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा, अर्थात द्रव्यमान उसका बढ़ जाएगा। हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि अगर ऋण आवेश जाएगा तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऋण आवेश जिस पे जाएगा द्रव्यमान बढ़ जाएगा। और यदि कोई पिंड धनात्मक हो जाता है, आवेशित हो जाता है, वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बाबू, खो देता है, जिससे उसका द्रव्यमान क्या होता है बाबू, कम हो जाता है। तो बाबू इसी प्रकार लिखना है, और ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। इसीलिए क्वेश्चन एक आता है कि क्या किसी वस्तु पे चार्ज देने के बाद यहाँ पे उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या होगा बाबू, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और जिस पे नहीं जाएगा वो खाली हो जाएगा, वो क्या होगा, वो घट जाएगा। तो इसी प्रकार लिखना है। समझ में आया ना, समझ में आ गया ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन बाबू याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कूलम्ब के नियम की क्या सीमाएं हैं, यानी कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे। तो सबसे पहला लिखना है कि यहाँ देखिए, कूलम्ब का जो नियम है ना, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। कूलम्ब का नियम बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। और दूसरा इसमें लिखना है कि यह लंबी दूरी के लिए सत्य नहीं है, यह 10 की पावर माइनस कम दूरी तक के लिए है। यहाँ पे आपको इतना लिखना है, ये लिखना है कि यह लंबी दूरी यानी यह अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है, यह 10 की पावर माइनस 15 मीटर के लिए, यानी उससे कम के लिए सत्य है। क्योंकि 10 की पावर माइनस 15 से कम दूरी पर यह क्या होता है, नाभिकीय बल का प्रधानता के कारण बल क्या होता है, अनुयुक्त हो जाता है, यानी बल ये काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 10 की पावर माइनस 15 से दूर जाएगा तो इसका बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होता है,
अनुपयुक्त हो जाता है, यानी ये उपयोग में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। तीसरा क्या लिखना है कि यह एक सार्वत्रिक नियम होता है। तो यहाँ पे कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखे ना, अगर पूछ दे तो बाबू इसको इसी प्रकार लिखना है। और यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है और यह नियम अधिक दूरी के लिए नहीं होता है, 10⁻⁻15 तक के लिए, यानी उससे कम के लिए ही प्यार बच्चों क्या होता है, लागू होता है। क्योंकि जो यहाँ पे इसके साथ जो नाभिकीय बल रहता है ना, इससे अधिक जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बिना मतलब उपयोग के हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। और यह एक क्या होता है, तो सार्वत्रिक नियम होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रख लेना है, यहाँ पे इसको याद रख लेना है। तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाएगी प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि बैटरी में क्या मतलब प्राथमिक सेल और द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बताएंगे इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक सेल और या द्वितीयक सेल जो होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा। तो प्राथमिक सेल केवल एक बार, जैसे लिखो फेंको हो गया, एक ही बार उसको चार्ज किया जाता है, दूसरी बार चार्ज नहीं होगा। जैसे आपका पेंसिल बैटरी हो गया ना, घड़ी का बैटरी हो गया, एक बार चार्ज कीजिएगा दूसरे बार वो चार्ज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि प्राथमिक बैटरी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, वह सेल ध्यान में रखिएगा, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, अर्थात इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। बाबू यहाँ पे याद रखना है प्राइमरी सेल किसे कहते हैं। अब देखिए प्राइमरी सेलों का एक बार प्रयोग करने के बाद से यह अनुप्रयोग या मृत्यु हो जाती है। इसका कारण यहाँ देखिए पुनः यहाँ देखिए क्या होता है, चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये तो बाबू यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक यहाँ मतलब ये अपना भाषा है जो हम लिखे हैं ताकि ये लंबा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक सेल में आपको यही लिखना है कि वैसा यहाँ देखिए वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक ही बार होती है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद से पुनः उसे हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। और प्राथमिक सेल के अंतर्गत क्या आता है, देखिए सबसे पहले शुष्क सेल हो गया हमारा, मरकरी सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ये सब जितने भी सेल होते हैं ना ये हमारे प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। या तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा कि प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल क्या होते हैं, या पूछेगा ज्यादा से ज्यादा कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर लिखें। तो बाबू इतना लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको प्राथमिक सेल समझ में आ गया कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं। बाबू पूछा जाता है प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, तो प्राइमरी सेल आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चे, प्राइमरी सेल जिसे हम लोग वैसी सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही बार होती है, पुनः डिस्चार्ज होने के बाद से फिर उसको हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पे आप प्राइमरी सेल यानी प्राइमरी सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता हो गया। अब देखिए द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेल बाबू किसे कहा जाता है। तो देखिए द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, वह सेल जिसको विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित किया जा सकता है, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि वैसा सेल जो यहाँ पे क्या हो जाए, एक बार क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, फिर उसको आवेशित कर दिया जाए, फिर वो चार्ज हो जाए। यानी वो डिस्चार्ज और चार्ज होता रहे, डिस्चार्ज करके फिर यहाँ पे क्या चार्ज कर दिया जाए। तो यहाँ देखिए वही हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा लेड स्टोरेज बैटरी भी कहलाता है और हमारा द्वितीयक सेल भी कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है कि द्वितीयक सेल क्या होता है, तो वैसा सेल जिनके विद्युत धारा द्वारा पुनः क्या कर दिया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है, उसे हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से अपने शब्दों में ऐसे लिख दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा कि इन सेलों को एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज करना पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं उदाहरण के लिए क्या, मोबाइल की बैटरी। बाबू मोबाइल का बैटरी क्या होता है, डाउन हो जाता है, फिर क्या होगा बाबू, उसको चार्ज कर सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ देखिए इन्वर्टर की बैटरी डाउन होता है, चार्ज होता है। यहाँ देखिए ये सब जितनी भी बैटरी होती है ना, चार्जर लाइट हो गया, जितने भी लाइट है जो चार्ज होते हैं चलते हैं, ये सब क्या होते हैं, द्वितीयक सेल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्राइमरी सेल जो होता है उसमें क्या होता है, एक बार डिस्चार्ज अगर हो जाता है तो वो फिर पुनः उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राइमरी सेल। और यहाँ पे देखिए जैसे मरकरी सेल, डेनियल सेल, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शुष्क सेल हो गया, ये सब प्राइमरी सेल होते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जिसको
पुनः क्या कर दिया जाता है, आवेशित कर दिया जाता है, चार्जिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको उसको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। हमारे पास आए हैं तो यहाँ से याद करके ही जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 4 नंबर कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के व्यवहार को अलग अलग करने वाली 2 विशेषताओं को बताएं। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को अलग करने वाले 2 विशेषताओं को बताइए। बाबू 2014 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले कि अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग करने वाले कौन कौन सी विशेषताएं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग करने वाली कौन कौन सी विशेषताएं। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकत्व द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि जो अनुचुंबकीय जो हमारे पदार्थ होते हैं ना, वो आंशिक रूप से कमजोर रूप से वो आकर्षित होते हैं, बहुत ही कमजोर रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। दूसरा लिखना है कि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, यहाँ पे क्या होती है, चुंबकीय संवेदनशीलता सकारात्मक लेकिन बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है। प्यारे बच्चों क्या होती है, निगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन वो क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। दूसरा यहाँ पे लिखना है कि प्रति जो चुंबकीय पदार्थ होता है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व द्वारा कमजोर रूप से क्या होता है, आकर्षित होता है। यहाँ पे आपको लिख देना है कि जो प्रति चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकत्व होता है ना, वो कमजोर रूप से आकर्षित होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता संवेदनशीलता ऋणात्मक लेकिन बहुत ही, प्यारे बच्चों क्या होती है, छोटी होती है। क्या होता है, संवेदनशील ऋणात्मक होता है लेकिन बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको बाबू लिख दीजिएगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। एक क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक क्षण चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को व्याख्या करें। तो देखिए अक्षीय स्थिति क्या होता है हमारा कि यहाँ देखिए क्षण चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर क्या होता है, कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाती है। समझिएगा बाबू, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हमारी अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है। यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि अक्षीय स्थिति क्या है, तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु पर अक्षीय स्थिति कहलाता है। सरल रेखा के कोई भी बिंदु पर क्या होता है, वो अक्षीय स्थिति होता है हमारा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा निरक्षीय स्थिति क्या होता है। तो क्षण चुंबक के केंद्र से, क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा पर कोई भी बिंदु हमारा क्या कहलाता है, निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो बाबू ये लिखना पड़ेगा ऐसे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अक्षीय में क्या होता है, तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखा पर किसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय में क्या होता है, क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली, क्षण चुंबक यहाँ पे क्या होता है, सॉरी निरक्षीय में क्या होता है, क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली सरल रेखा पे किसी बिंदु पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए कि प्रकाश के व्यतिकरण के शर्त क्या है। प्रकाश के व्यतिकरण जिससे क्या होता है, एक पतली तेल की झिल्ली का रंगीन दिखाई देना, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, ये सब क्या होते हैं बाबू, एक किसके कारण से होते हैं, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण से होते हैं। यानी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आपको शर्त लिखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए क्या क्या शर्तें, जिसके कारण प्यारे बच्चों एक पतली तेल की झिल्ली आपको रंगीन दिखाई देगा, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देगा, ये किसके कारण। तो यहाँ पे आपको हम समझाते हैं कि इसके शर्त क्या है। तो आपको लिख देना है प्यारे बच्चों कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए। प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए, पहला यहाँ पे शर्त। दूसरा शर्त क्या है, प्रकाश स्रोत को एक वर्णी प्रकाश में होना चाहिए। एक वर्ण में जो प्रकाश होना चाहिए ना, प्रकाश हमेशा एक वर्ण में होना चाहिए। ये शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए और प्रकाश एक वर्ण में हमारा होना चाहिए। और यहाँ देखिए दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के करीब होना चाहिए। ये जो 2 कला संबंध स्रोत होते हैं ना, ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बहुत ही करीब होने चाहिए। तो ये हमारे शर्त है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्त लिखें तो प्रकाश के 2 कला संबंध स्रोत होने चाहिए
और यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश स्रोत को एक वर्णीय प्रकाश का होना चाहिए, और उसके बाद लिखना है कि दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के काफी करीब होने चाहिए। तो ये हमारे शर्त हैं, तो यहाँ पे आपको ये शर्त लिखना पड़ेगा, तो आप लोग जरूर लिखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब याद भी हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न यहाँ पे ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है तभी इसको लिखें। यहाँ पे लिखना है कि उन कारकों को लिखें, यानी वो कौन से कारक हैं जिस पर क्या होता है, जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे दो कारक कौन होंगे, जंक्शन तापक्रम पर निर्भर करता है, आपको पता है जिस धातु का जंक्शन बना होता है उसकी प्रकृति पे क्या करता है बाबू, निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। पहला लिखना है जंक्शन के तापक्रम पर, और जिस धातु का जंक्शन बना होता है ना उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको इसको भी लिख देना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन, यहाँ देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो आपको हम याद करवा के रहेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल, प्यारे बच्चों सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, एक बार आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। तो आप वो लोग बताएंगे कि विभव मापी से, विभव मापी से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। तो देखिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझिएगा बाबू, बिल्कुल बढ़िया समझिएगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, यदि किसी परिपथ में मान लीजिए कि Q आवेश क्या है, Q यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा यहाँ पे क्या है, W है। तो इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या बनेगा, = क्या बनेगा बाबू, W/Q। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा, और ये फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 11 बजे आपका बायोलॉजी का क्लास होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे 11 बजे वाला क्लास आपको करना है। सेल का विद्युत वाहक बल, तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दिया गया जितना भी ऊर्जा होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे इससे प्रदर्शित करते हैं कि मान लीजिए किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है और सेल द्वारा दी गई ऊर्जा यहाँ पे क्या हो बाबू, W हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है बाबू, यहाँ पे आपको याद रखना है बाबू, = W/Q। अगला यहाँ पे आ जाइए कि शुद्ध, यहाँ आप देखिए निज अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक क्या, जिसमें कुछ भी नहीं मिला हो, ऐसा निज का मतलब क्या, एकदम शुद्ध अर्धचालक क्या है, एकदम शुद्ध अर्धचालक क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक वे पदार्थ है जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि एकदम शुद्ध अर्धचालक क्या होता है या निज अर्धचालक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखना है कि निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक वे होते हैं जो प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान होते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है। शुद्ध का मतलब क्या, उसमें शुद्धि होगा, अपद्रव्य तो होगा नहीं, जिसमें अपद्रव्य ना मिला हो। इस प्रकार यहाँ देखिए इन पदार्थों को शुद्ध या प्रकृति या निज अर्धचालक कहा जाता है। जैसे क्या होगा, हमारा जर्मेनियम हो गया शुद्ध अर्धचालक, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे शुद्ध या निज अर्धचालक होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अशुद्धि नहीं पाया जाता है। शुद्ध यहाँ देखिए शुद्ध या निज अर्धचालक वे होते हैं जो प्रकृति में मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं, जिसमें क्या होता है 1% भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आंतरिक, यहाँ देखिए आंतरिक या निज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए जैसे में क्या होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे क्या है, एकदम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय बलों के गुण लिखे, नाभिकीय बलों के गुण लिखे, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, टाइम बहुत कम है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय बलों के गुण लिखे। नाभिक के बल के कौन कौन से गुण है, तो नाभिकीय बल प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मजबूत बल होता है। याद रखिएगा कि नाभिक का बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मजबूत बल होता है। इन नाभिकीय तत्वों की प्रकृति आकर्षित होती है। इससे क्या होगा, नाभिकीय बल से क्या होता है, तत्वों की प्रकृति क्या होती है, आकर्षित होती है। यहाँ पे देखिए नाभिकीय बल का यहाँ देखिए परास बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें लघु परास बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख देना है। अब यहाँ देख लीजिए नाभिकीय बल, नाभिकों यहाँ देखिए न्यूक्लियो भानों के चक्र पर निर्भर करता है।
न्यूक्लियर भानों के ये चक्र पे निर्भर करता है। नाभिकीय बल क्या करता है, न्यूक्लियर भानों के चक्र पे ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपके नाभिकीय बल के आपके प्रॉपर्टीज लिख देना है, गुण लिख देना है। तो यहाँ पे हम आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाइए। अब देखिए पीडीएफ और ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम ओपन कीजिए। जैसे ही ओपन कीजिएगा ना, आपके सामने यहाँ देखिए ऐसा आएगा, सर्च बार दिखेगा, लिखना है सिंपली आस्क बोर्ड। देखिए आस्क बोर्ड लिखना है, आस्क बोर्ड लिखे आप लोग सर्च कीजिएगा ना, ऐसा आएगा। जैसे ही ऐसा आएगा आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आपको क्या करना है, इसी पे क्लिक करके ना इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद से अंदर जाइए, डाउनलोड दिखेगा, डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे समरी डाले थे, अगर समरी अगर आप लोग नहीं डाउनलोड किए हैं ना ये, तो आके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। सबके सब पीडीएफ अवेलेबल है, आके फटाफट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। नीचे आइए, जैसे ही आइएगा यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखिए लिंक 1 से नहीं हो रहा है, लिंक 2 से होगा, लिंक 2 से नहीं हो रहा, लिंक 1 से होगा। आके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो बाबू यहाँ पे अब क्या होगा, अब मिलेंगे 11 बजे वाली क्लास में, बायोलॉजी का आपका क्लास होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।